दोस्तों नमस्कार। यह देश तो चुनाव के लिए जीता है, चुनाव के लिए ही मरता है और चुनाव ही इस देश का असल लोकतंत्र है। और चुनाव में जीत मिल जाए तो उसके बाद समूची ताकत उस सत्ता के पास होती है जो सत्ता संविधान की शपथ लेकर संविधान को खुद ही सत्तानुकूल परिभाषित करने की दिशा में ले जाए। 2024 शायद इसी बात को लेकर चुनाव है, क्योंकि 2014 में तो मनमोहन सिंह का इम्तिहान था, तब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। नरेंद्र मोदी चुनौती देते हुए मैदान में उतरे थे, वह जीत गए। 2019 में नरेंद्र मोदी के औरे की परीक्षा थी। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उन्होंने जो औरा बनाया, हिंदुत्व का नारा चुपके चुपके आरएसएस ने लगाया और राष्ट्रवाद की गूंज सत्ता के जरिए ठसक के साथ पूरे देश को डराते हुए निकल पड़ी। लेकिन 2024 में तो मुद्दे होंगे, ऐसे मुद्दे जो लोगों की जिंदगी से जुड़े हैं। वह गरीबी के मसले हो सकते हैं, महंगाई के मसले हो सकते हैं, कमाई के मसले हो सकते हैं, लूट के मसले हो सकते हैं, संवैधानिक संस्थानों को अंदर से खोखला बनाने का भी जिक्र हो सकता है। यानी 2014 और 2019 इन दो लोकसभा चुनाव से इतर 2024 का चुनाव होना है। जनता के जहन में बीते 10 बरस का कच्चा चिट्ठा जरूर समाया हुआ होगा और हो सकता है उस 10 बरस से पहले की परिस्थितियां भी उसके जहन में रेंगने लगी हो। तब कौन सी स्थिति थी और बीते 10 बरस में उसे क्या मिला। परिभाषा के तौर पर लोकतंत्र का मतलब चुनाव में जीत हार का होना ही है, और भारत में चुनाव हारने के लिए लड़े नहीं जाते हैं, क्योंकि संसद के भीतर विपक्ष की कोई हैसियत, कोई अहमियत होती नहीं है। यह खुलकर इस बार नजर भी आ गया। लेकिन 2024 के लिए क्या विपक्ष एकजुट है? 2024 के लिए बिहार से जो हवा बही है और नीतीश कुमार जिस तर्ज पर बीजेपी का साथ ऐसे मौके पर छोड़कर निकले हैं जहां पर समूचे विपक्ष के भीतर सत्ता को लेकर एक खौफ और एक डर है, तो ऐसे में क्या वाकई यह सुगबुगाहट पूरे देश में फैल सकती है? क्या वाकई इस देश के भीतर में समूचा विपक्ष एक दूसरे के पीछे कदम ताल करते हुए खड़ा हो पाने की स्थिति में है? और 2024 में सही मायने में क्या 2024 को हम 1977 के अक्स तले देख सकते हैं? क्योंकि इस देश के भीतर में बार बार जिक्र होता है इंदिरा गांधी के खिलाफ कैसे जनता पार्टी बनी और तमाम राजनीतिक दल एकजुट होते चले गए। क्या 2024 में यह आवाज आपको सुनाई देती है, या फिर छत्रपों की अपनी राजनीति, राष्ट्रीय राजनीति करने वालों की अपनी सियासत और उनके बीच कोई तालमेल होता नहीं है और यही अंतर्विरोध मोदी की सत्ता को लाभ पहुंचा देता है? तो ऐसे में जातियों के समीकरण या फिर धर्म के आश्रय वोटों के बंटने की प्रक्रिया को देखा जाए, या फिर नीतीश कुमार ने जो आवाज लगाई है उस आवाज के आश्रय पहली बार समूचे विपक्ष को एकजुट होते और करते हुए देखा जाए? बड़ा असंभव सा है ये, लेकिन इस सपने को आज जी लीजिए। एक एक राज्य, एक एक व्यक्ति और एक एक परिस्थिति के आश्रय 2024 की परिस्थिति विपक्ष के लिए क्या बनेगी, जरा आज इसे परखने की कोशिश कीजिए। और ऐसा भी हो सकता है कि यह भी आपको महसूस हो कि नीतीश कुमार का बीजेपी का साथ छोड़ना कहीं विपक्ष के वोट बैंक में और सेंध तो नहीं लगा देगा, वोट और तो नहीं बढ़ जाएंगे, इसका लाभ कहीं और ज्यादा बीजेपी को तो नहीं मिल जाएगा। तमाम अटकलों को छोड़िए और इस देश के भीतर में विपक्ष की जमीन पर कदम रखते हुए आज एक एक पन्नों को खोलिए। शुरुआत नेताओं से। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा विपक्ष के नेता इस देश में राजनीतिक ताकत के तौर पर खुद को दिखलाते हैं, लेकिन इनके आपसी अंतर्विरोध क्या 2024 से पहले ढक जाएंगे? यह जहन में रखिएगा कि 2024 से पहले लगभग 7-8 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और हर चुनाव की जीत हार का असर उस राज्य की लोकसभा सीट पर जरूर पड़ता है। यह एक अतीत का किस्सा नहीं है, मौजूदा वक्त में यह नजर भी खुलकर आया है। तो आइए जरा समझने की कोशिश करें। नीतीश कुमार, उनके साथ आरजेडी खड़ी है यानी तेजस्वी यादव खड़े हैं, उनके साथ कांग्रेस खड़ी है यानी राहुल गांधी खड़े हैं,
उनके साथ लेफ्ट खड़ा है, यानी सीताराम येचुरी खड़े हैं। उनके साथ एमएल यानी लेफ्ट का जो अल्ट्रा लेफ्ट है वह भी खड़ा है। और इन सब के साथ छोटे जीतन राम मांझी हो या कुशवाहा हो, जो एक लिहाज से जातियों के आश्रय कुछ वोट ला सकते हैं, बिहार में वह भी खड़े हैं। तो कोई भी कहेगा कि दरअसल बिहार में लोकसभा चुनाव में इस बार 40 में से 20 से ज्यादा सीट तो विपक्ष के पास आ जाएगी। लेकिन हमने एक जिक्र किया है 2024 का चुनाव, जो लोकसभा का चुनाव है। वहां की परिस्थिति में सामने बिहार से निकल आने के लिए क्या वाकई नीतीश कुमार चेहरा बन जाएंगे? अगर चेहरा बन जाएंगे तो 40 सीटों में से कहीं ज्यादा सीट बिहार अपने नेता को दे सकता है जो मुख्यमंत्री हैं, या फिर नहीं भी दे सकता है, क्योंकि 2014 में तो नहीं दिया था, लेकिन 2019 में नीतीश की पार्टी के 16 सांसद जीत गए थे और बीजेपी 17 सांसद उसके जीते थे, लेकिन दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। इसीलिए बिहार से आगे निकलकर नेता दर नेता, राज्य दर राज्य जरा स्थितियों को समझने की कोशिश की जाए। ममता बनर्जी ना कांग्रेस के साथ खड़ी हो सकती है, ना लेफ्ट का समर्थन कर सकती है। यही कांग्रेस और लेफ्ट नीतीश के साथ खड़े हैं, तो क्या ममता बनर्जी नीतीश का समर्थन करेगी? पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसके बाद जैसे ही आप आएंगे तो आपके जहन में शरद पवार आएंगे। शरद पवार, महाराष्ट्र की राजनीति में चले जाइए। पूरी राजनीति 360 डिग्री में घूम गई जब वो शिवसेना के साथ खड़े हुए, और शिवसेना एक लिहाज से दरक गई। यह महाराष्ट्र की राजनीति में एक अजूबा स्थिति थी, क्योंकि शिवसेना टूटेगी और उद्धव ठाकरे अलग थलग नजर आएंगे, और उसमें से एकनाथ शिंदे निकलकर हिंदुत्व का नाम लेते हुए बीजेपी की गोद में जा बैठेंगे। यह कल्पना किसी ने नहीं की थी। तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार शिवसेना के साथ आने वाले वक्त में नजर आएंगे, या उनकी राजनीति कहीं झटका देती है और वो कांग्रेस को, जो अपने पीछे लिए हुए उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हो गए, क्या कांग्रेस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शरद पवार का कहना मानेगी? वह शरद पवार जो ममता बनर्जी को समर्थन देते हैं, जब ममता बनर्जी खुलकर कहती है अब वो दौर नहीं रहा कांग्रेस का, वो खत्म हो गया और अब तीसरा मोर्चा निकल कर आएगा और उसकी अगुवाई करने में आ गई हूं। इस अगुवाई के पीछे की आवाज जो थी वो पश्चिम बंगाल में मिली जीत को लेकर थी, और इस जीत के अंदाज में आप दिल्ली को भी देखिए, अरविंद केजरीवाल को भी। जैसे ही पंजाब जीतते हैं उनके जहन में भी आता है वह प्रधानमंत्री पद के दावेदार क्यों नहीं हो सकते हैं। लेकिन क्या वो कांग्रेस का साथ देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। फिर एक झटका लग गया। दूसरा सवाल, ममता बनर्जी चेहरे के तौर पर स्वीकार कैसे करेंगी नीतीश कुमार को? ममता बनर्जी को स्वीकार नीतीश कुमार कैसे करेंगे? केजरीवाल कांग्रेस को स्वीकार नहीं करेंगे, और कांग्रेस को लेकर 36 का आंकड़ा ममता बनर्जी के साथ है। बिहार की राजनीति में कांग्रेस नीतीश के साथ जरूर है, लेकिन फिर आप उस अंतर्द्वंद में आकर फंस गए। उसके अगला सवाल निकल कर आता है चंद्रशेखर राव। तेलंगाना की आवाज आ रही है बार बार, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो उग्र तेवर उन्होंने दिखलाए हैं वो एक लिहाज से केजरीवाल, ममता और चंद्रशेखर राव, यही तीन चेहरे आपको नजर आएंगे। लेकिन क्या ये तीन चेहरे अपने अपने राज्यों की राजनीति को साधते हुए विपक्ष के तौर पर एक सहमति बना सकते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि चंद्रशेखर राव के साथ कांग्रेस भी खड़ी नहीं होगी, और चंद्रशेखर राव की राजनीति को झटका देने के लिए बीजेपी अपने पंख जिस लिहाज से पसार रही है, उसमें उनके लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि अगर वह 2024 में विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाए और 2023 में चुनाव जीत नहीं पाए विधानसभा का, तो धराशायी हो जाएंगे। यह तीसरा कंट्रडिक्शन था छत्रप को लेकर। उसके बाद याद कीजिए अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ओबीसी माइनस यादव, जो बीजेपी को चाहिए, लेकिन इसमें एक कुर्मी शब्द और जुड़ गया। तो ओबीसी माइनस यादव माइनस कुर्मी, ऐसे करेंगे तो बीजेपी की राजनीति और सोशल इंजीनियरिंग चल नहीं पाएगी। लेकिन हम तो जिक्र विपक्ष का कर रहे हैं, तो क्या विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में ही वह मायावती खड़ी हो पाएंगी जो मायावती
लोकसभा चुनाव में चाहे 2014 का जिक्र कीजिए या 2019 का जिक्र कीजिए, समाजवादी पार्टी की तुलना में कहीं ज्यादा वोट वह ले जाती है। हम वोट भी आपको बताएंगे कितना वोट ले जाती है। यहां पर फिर एक ठसक आ गई और कांग्रेस के साथ कितनी सहमति बनेगी, यह भी एक सवाल है। जब विधानसभा में दोनों अलग अलग लड़े तो कांग्रेस चाहेगी कि लोकसभा में राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर हम हैं तो वो हमारे पीछे खड़े हो, वह नीतीश के पीछे खड़ा ना हो। नीतीश के पीछे इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव वहां पर हैं, रिश्तेदारी भी है और सवाल जातीय समीकरण का भी है। तो किस लिहाज से यह चौथा कंट्रडिक्शन उभर कर आता है। पांचवा सवाल सीताराम येचुरी का है। पश्चिम बंगाल के भीतर में ममता लेफ्ट के साथ खड़ी नहीं होती है और केरल में लेफ्ट जो है वह कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होता है। वहां पर कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट की ही परिस्थिति बनती है। यह एक पांचवा पेच है। इसको भी साथ कैसे लेकर आएंगे और किस चेहरे के पीछे कौन खड़ा होगा, यह एक नए कंट्रडिक्शन के साथ राजनीतिक फायदा बीजेपी को पहुंचाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि इसके बाद जब आप उद्धव ठाकरे का जिक्र करेंगे, उद्धव ठाकरे जो एक लिहाज से एकनाथ शिंदे ने जिन्हों तोड़ दिया पूरी तरीके से और वो पूरा वोट बैंक खिसक गया क्या बीजेपी के हक में, जिस हिंदुत्व का जिक्र और बाला साहब ठाकरे का जिक्र होता था। क्योंकि बाला साहब ठाकरे शरद पवार के साथ खड़े हैं और कांग्रेस मदद कर रही है, यह स्थिति बाला साहब ठाकरे के जहन में आई नहीं। बीजेपी के साथ वो खड़े हो गए। प्रमोद महाजन ने कैसे मनाया, कैसे सब एक साथ खड़े हो गए, वह परिस्थिति 2024 में कैसे देखना चाहेंगे। यह एक हिंदुत्व वोट का, वह भी महाराष्ट्र के भीतर, यह छठा कंट्रडिक्शन है। सातवां कंट्रडिक्शन इसके बाद आपके जहन में आएगा। पंजाब के भीतर सुरजीत सिंह बालन ना वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो सकते हैं ना कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं। चाहे लोकसभा चुनाव की परिस्थिति ही क्यों ना हो, चुनाव अपने बूते लड़ेंगे। क्योंकि पंजाब के भीतर अकालियों का मानना है आज नहीं कल जमीन तो उनकी है और उनका बनाया हुआ पंजाब है और उस रास्ते वो चल निकलना चाहते हैं। और इन सब के बीच दो दो हाथ बीजेपी से कर ही चुके हैं किसानों के नाम पर। तो फिर सुरजीत सिंह बादल भी अलग आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद आप जब दक्षिण जाएंगे या देश के अलग अलग हिस्सों में घूमेंगे तो ये 7वें 8वें 9वें 10वें अलग अलग कंट्रडिक्शंस हैं। नाम आप देखिए, स्टालिन का नाम लीजिए, डीएमके उनके खिलाफ खड़ी है और एआईडीएमके और डीएमके के अलावे वहां पर कांग्रेस या बीजेपी का घुस पाना अभी भी संभव नहीं है जो इस तादाद में घुस के जीत हासिल कर पाए कि चुनाव के बाद वह कुछ असर डाल सके। जी नहीं, डीएमके अपने तौर पर खड़ी है कांग्रेस के साथ, एआईडीएमके खड़ी है बीजेपी के साथ, स्टालिन कांग्रेस के साथ खड़े हैं, तो वो गठबंधन का जिक्र हो गया। उसके बाद आइए जगन रेड्डी। जगन रेड्डी का जिक्र भी टीडीपी के साथ 36 का आंकड़ा है। वह टीडीपी जो लगातार विपक्ष का प्रयास करती है और कहती है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होना है। फिर चीजें बट गई। उसके बाद नवीन पटनायक आई है। नवीन पटनायक उड़ीसा में, वहां पर बीजेपी उनकी सियासत को सधने देती है, कांग्रेस आगे बढ़ नहीं पाती है। इन परिस्थिति में धीरे धीरे बीजेपी अपनी जमीन मजबूत कर रही है और कांग्रेस साथ नहीं खड़ी है। उसके बाद आइए चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ना चंद्रशेखर राव के साथ खड़े हो सकते हैं ना वाईएसआर कांग्रेस यानी जगन रेड्डी के साथ खड़े हो सकते हैं। फिर चीजें उलझ गई। उसके बाद आइए ओवैसी, एक सीट हैदराबाद की, उसरे आसरे देश भर में शोर और हंगामा और हिंदू और मुस्लिम के बीच वोट बैंक को लेकर जो लोकतंत्र का जिक्र, कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र और पता नहीं क्या क्या जिक्र होता है। लेकिन इन सब के बीच ओवैसी को लेकर एक मान्यता अगर विपक्षी राजनीतिक दलों में बनी है कि यह हिंदू मुस्लिम के खेल में ओवैसी ही दरअसल छौंक डालते हैं, तो फिर वो साथ कैसे खड़े होंगे। फिर चीजें उलझ गई और यह नजर भी आया बिहार में ओवैसी साथ में नहीं खड़े हैं। बाकी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी है नीतीश कुमार और तेजस्वी के साथ, एआईएमएम नहीं खड़ी है। अब इसके बाद आइए हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन कहां टिकते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, और वह क्या 36 के आंकड़े के साथ किसी के भी साथ खड़े हो जाएंगे। सत्ता मिली तब तो साथ है, लेकिन सत्ता ना हो तब कैसे खड़े होंगे, यह एक सवाल था। लेकिन 2024 में विपक्ष की इस एका के भीतर दर्जन भर नेता और दर्जन भर अंतर्विरोधों के साथ जब आपकी एंट्री होती है तो आपके रास्ते में कांग्रेस का बोर्ड दिखाई देता है। कांग्रेस के बोर्ड का मतलब यह है कि पूरे देश के भीतर में विपक्ष के तौर पर कांग्रेस की मान्यता दूसरे नंबर की पार्टी के तौर पर है और समूचे विपक्ष को भी आप जोड़ लीजिएगा तो भी वो कांग्रेस के बराबर कर नहीं पाते हैं। नेताओं के चेहरे आपको नीतीश में नजर आ रहे हैं, ममता में नजर आ रहे हैं, केजरीवाल में नजर आ रहे हैं, पवार में नजर आ रहे हैं। आपको कोई भी चेहरा किसी भी रूप में नजर में आ रहा है। चंद्रशेखर राव को भी देख रहे हैं और अपने तौर पर शिवसेना को भी आप देखने लगी है। लेकिन इनके वोट क्या हैं,
और इनकी वोट की ताकत क्या है। और इन सब के बीच जब आप कांग्रेस का वोट देखते हैं तो क्या ये सभी राजनीतिक दल अपने राज्यों की राजनीति को छोड़कर कांग्रेस के पीछे खड़े हो सकते हैं, या यह छत्रप अपनी छत्रप की राजनीति को ही साधने के लिए राज्यों के चुनाव में चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो जाए और लोकसभा के चुनाव में वह अपनी छत्रप राजनीति का प्रदर्शन अपने आप और अपने मंच से कर सके, वह कांग्रेस के पीछे खड़े ना हो। यह सबसे बड़ा अंतर्विरोध है जिसका लाभ सीधे सीधे बीजेपी को मिलता है। क्योंकि अगर आप 2019 के चुनाव के मद्देनजर भी समझिए तो 2019 में लगभग 23 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे और तकरीबन 11-12 करोड़ वोट जो थे आपको कांग्रेस को मिले थे। यानी बीजेपी को मिले थे लगभग 37% वोट और कांग्रेस को लगभग मिले थे 19-20% वोट। और बाकी की हैसियत जो थी वो 4% से ज़्यादा की नहीं थी। और जो चेहरे हमने जिक्र किया उन चेहरों के साथ हो सकता है 1% वोट भी उन्हें ना मिला हो, लेकिन वो चेहरे के तौर पर खुद को रखते हैं क्योंकि इस देश के भीतर में एक परसेप्शन है मोदी को चुनौती देने वाला कौन सा चेहरा है। और चुनौती देने वाले चेहरों में अलग अलग जगहों से जो चेहरे नजर आते हैं अपने राज्यों की राजनीति में तीसमार खां बन के वह चेहरे राष्ट्रीय राजनीति में प्रधानमंत्री बनने पर आमदा हैं, एक गठबंधन की सियासत को साधते हुए। गठबंधन की राजनीति में जनता पार्टी का हमने आपसे जिक्र किया, जब इंदिरा गांधी के खिलाफ कई राजनीतिक दल एक हो गए और जनसंघ ने भी अपने चुनाव चिन्ह को छोड़ दिया और जनता पार्टी के साथ आकर खड़ी हो गई। अब इसके बाद आइए उस दौर को याद कीजिए जब कांग्रेस बाहर से समर्थन देती है और देवगौड़ा या आई.के. गुजराल देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। तब भी गठबंधन का एक गुलदस्ता था और समर्थन कांग्रेस दे रही थी, लेकिन मौजूदा वक्त में यह स्थिति कतई नजर नहीं आती है। कांग्रेस की ताकत कैसे बढ़े कांग्रेस इसे नहीं जानती है। विपक्ष अपनी ताकत के अक्स तले कांग्रेस का समर्थन खोजता है और कांग्रेस अपनी परिस्थिति में जब राष्ट्रीय तौर पर दूसरे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर है, क्योंकि बाकी राजनीतिक दलों की स्थिति देखिए। ममता बनर्जी वोट कितना मिला 4%। 4% का मतलब लगभग 2.5 करोड़ से भी नीचे, 2 करोड़ 40 लाख। मायावती तीसरे चौथे नंबर पर आती है। मायावती को वोट मिले थे लगभग 3.6%। कितने वोट 2.2 करोड़। 23 करोड़ बीजेपी को, 11-12 करोड़ के बीच में कांग्रेस को। ममता बनर्जी 4.5 करोड़, मायावती 2.25 करोड़, 2 करोड़ 20 लाख। उसके बाद आइए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी को वोट मिले थे लगभग 1 करोड़ 56 लाख। परसेंट के लिहाज से देखिएगा तो यह लगभग 2.5% के लगभग में आता है। उसके बाद किसका नंबर आता है? वाईएसआर का। वाईएसआर तो राष्ट्रीय चेहरा नहीं है, इससे पहले के सारे लोग चेहरे बनना चाहते हैं। वाईएसआर का मतलब जगन रेड्डी, उनको मिले थे लगभग 1 करोड़ 55 लाख वोट और परसेंटेज क्या था 2.53%। उसके बाद स्टालिन आइए, डीएमके को मिले थे 2.34%, यानी उनके जो वोट थे वो तकरीबन 1 करोड़ 43 लाख के थे। शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनको मिले थे 2%, 2.09% और उनके वोट थे लगभग 1.25 करोड़ के लगभग में। उनको वोट मिले थे 1 करोड़ 28 लाख, क्योंकि उनके ठीक नीचे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी थी, लगभग 2% वोट के साथ 1.25 करोड़ वोट उनको मिले थे। उसके बाद सीपीएम आती है। अब आप सोचिए, केरल में सीपीएम की सत्ता है, बंगाल से हाथ निकल चुके हैं, उसे वोट मिले थे सिर्फ 1 करोड़। उसको और नवीन पटनायक को 1 करोड़ वोट मिले, यानी सीपीएम और बीजेडी को। इसके बाद जो चेहरे आपको नजर आएंगे उनको इतने वोट भी नहीं मिले, यानी उनके वोट का परसेंटेज 1% के भी नीचे में आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि जेडीयू को कुल मिला के वोट 89 लाख मिले, एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी को 85 लाख मिले, आरजेडी यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को 66 लाख मिले, आम आदमी पार्टी को लगभग 27 लाख वोट मिले, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगभग 19 लाख वोट मिले। कहां पर विपक्ष की एकता में कौन सा चेहरा किस रूप में होगा और सभी एकजुट क्यों नहीं होते हैं? और सबके सामने शायद सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर कांग्रेस खड़ी है। यह एक विपक्ष का अनोखा सच है
कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे चंद्रशेखर राव हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे अखिलेश यादव हो, और एक लिहाज से उस कैटेगरी में चाहे उद्धव ठाकरे को देख लीजिए, सुरजीत सिंह बादल को देख लीजिए, जगन रेड्डी को देख लीजिए, नवीन पटनायक को देख लीजिए, चंद्रबाबू नायडू को देख लीजिए, ध्यान दीजिए, इन सब के लिए राजनीतिक तौर पर चुनौती देने वाली बीजेपी नहीं है, कांग्रेस है। इन्हें डर लगता है कि कांग्रेस अगर उसका विस्तार हो गया तो जो छत्रप का जो ताज उन्होंने पहन रखा है वह भी गायब हो जाएगा। और यहीं से यह बात शुरू होती है। जब इस पूरी फहरिस्त को हम आपके सामने रख रहे हैं तो इसका अगला सवाल यह है कि 2024 से पहले जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उन राज्यों में जो भी जीतेगा उसी को लोकसभा इलेक्शन में क्या जीत मिल जाएगी? अगर मिलती है तो उसमें ध्यान दीजिए, गुजरात, हिमाचल प्रदेश इसी साल इलेक्शन होने हैं। उसके बाद कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, यानी कुल मिला के इन 1 2 3 4 5 6 7 इन 8 राज्यों की 141 सीटें लोकसभा की इन 8 राज्यों के दायरे में आती है। 2019 में 141 में से 120 सीट बीजेपी ने जीती थी। सिर्फ एक तेलंगाना का इलाका है जहां पे 4 सीट बीजेपी को मिली थी। 17 में से 13 सीटों में से 9 टीआरएस जीती थी, 3 कांग्रेस जीती थी, 1 एआईएमआईएम जीती थी। बाकी जगहों की लोकसभा सीट में कोई टिकता ही नहीं है। कर्नाटक जैसी जगह में 28 में से 25 सीट बीजेपी जीत गई, 3 सीट बाकी विपक्ष के हाथ में आया। गुजरात की तो 26 की 26 सीट चली गई, मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीट चली गई, राजस्थान में से 25 में 24 सीट चली गई, छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीट चली गई। तो क्या कांग्रेस भी अपने तौर पर अपनी जमी को बना पाएगी? या कांग्रेस भी कमजोर होती है तो वो विपक्षी एकता का जिक्र करने लगती है? यह थोड़ा समझना होगा, और शायद कांग्रेस को भी समझना है और विपक्ष को भी समझना है कि विपक्ष की एका किस राजनीतिक दल की डोर से बंधी है। किस राजनीतिक दल को मजबूत करें तो 2024 में चुनौती दे पाने की स्थिति में वह खड़े हो जाएं। और खुद उस पार्टी को भी महसूस करना है कि अगर वह अपने तौर पर एक खुद को मजबूत नहीं करती है और विपक्षी एकता की दिशा में बढ़ती है तो वो और कमजोर होगी। इस मंत्र के आसरे 2024 में जो मुद्दे, क्योंकि 2014 में मुद्दे नहीं थे, वो मनमोहन सिंह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा था। 2019 में भी मुद्दे उस रूप में नहीं थे। उस समय तो नोटबंदी थी, जीएसटी था, सर्जिकल स्ट्राइक था, ये सारी पॉजिटिव हवा थी। लेकिन उसके बाद के आर्थिक संकट ने चीजों को बताया कि डीमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई, जीएसटी से व्यापारियों को लाभ नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के जो जिक्र था वो पाकिस्तान और चाइना दोनों सीमा पर आकर खड़े हुए हैं और परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर चीन यूनाइटेड नेशन तक में पाकिस्तान के टेररिस्टों का साथ देता है और हमारे बाजार को बचाए रखने के लिए चीन के साथ हमारा व्यापार लगातार बढ़ रहा है। यानी ऐसे इशू इस दौर में उभर कर आ गए हैं 2024 में, जहां पर सामने मुद्दे होंगे। इन मुद्दों के आसरे तय ये पॉलिटिकल पार्टी करेंगी या जनता करेगी? असल सवाल यही है कि क्या वाकई 2024 तक के बीच में जो 8 राज्य हैं, अगर इन 8 राज्यों के चुनाव परिणाम बीजेपी के हक में जाते हैं तो स्थिति कितनी डामाडोल होगी कोई नहीं जानता है विपक्ष की। और अगर राज्य बचाने की परिस्थिति में कांग्रेस आती है, क्योंकि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस का ही आमना सामना बीजेपी से होना है, जो बड़े राज्य हैं वहां पर अगर बचा लेती है तो समूचा विपक्ष कांग्रेस के पीछे क्या खड़ा हो जाएगा? या इन सब से हटकर पहली बार जरूरत इस देश में ऐसी पड़ गई है जहां एक चुनाव चिन्ह, एक पॉलिटिकल पार्टी और सारी पॉलिटिकल पार्टी उस चुनाव चिन्ह के आसरे चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतार दे। क्या यह स्थिति हो सकती है? लेकिन ऐसी स्थितियां तो आंदोलन से बनती हैं, और आंदोलन विपक्ष की शिराओं में बहना बंद हो गया है। कोई एक आंदोलन करता है तो दूसरा साथ नहीं देता है, दूसरा शुरू करता है तो तीसरा साथ नहीं देता है, एक के दरवाजे पर ईडी आती है तो दूसरा घबराने लगता है। यानी एकजुटता और एक साथ खड़े होकर कैसे विपक्ष को खड़ा करना है, कहीं यह सपना तो नहीं है। और नीतीश कुमार जिस लिहाज से बिहार से निकले हैं, बिहार की परिस्थितियों में वो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन देश की परिस्थिति और 2024 की परिस्थितियों में क्या जो एकजुटता विपक्ष के भीतर कहीं से भी बन पाती, उसमें एक नए
धक्का और धब्बे के तौर पर तो चीजें ये नहीं बनने लगी हैं। ये सारे सवाल 2024 के गर्भ में छुपे हुए हैं, इसीलिए कितना हकीकत में तब्दील होंगे या फिर सपना बनकर रह जाएंगे, ये सारे सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि 2019 के बाद से इस देश के भीतर में जो मुद्दे, देश की अर्थव्यवस्था, संवैधानिक संस्थान और इस देश में गरीबी और किसानी और रिफॉर्म को लेकर जो सवाल उठे हैं, वो सारे सवाल 2024 में चुनावी जीत बीजेपी को मिलती है तो उस पर ठप्पा लग जाएगा। और फिर ना कहिएगा कि जो फैसले अदालतों से आते हैं वो सत्ता के अनुकूल क्यों होते हैं। भूल जाइएगा, सोचिए जरूर क्या करना है 2024 से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।